बात नागपुर दंगों की करेंगे, जहां लब्बैक लब्बैक के नारों के साथ औरंगजेब का कमबैक हो ही गया। औरंगजेब के आक्रांताओं ने किस तरह नागपुर में गदर काटा, वो एक सुनियोजित साजिश का इशारा है। माफ कीजिए, यहां पर भीड़ ने जिस तरीके का गदर काटा नागपुर में, वो एक सुनियोजित साजिश का इशारा कर रहा है। चाहे हथियारों का इस्तेमाल हो या दंगाइयों के चेहरे पर मास्क हो, दंगे के लिए सॉफ्ट टारगेट और इलाकों का चुनाव हो या फिर स्वास्तिक और मूर्तियां देख देख कर घरों को निशाना बनाना हो, ये सब इस बात का इशारा है कि भीड़ ने किस तरीके से साजिश की पूरी स्क्रिप्ट रटी। दंगे का एक एक किरदार, उनके हाथों में मौजूद एक एक हथियार। चलिए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं संघ के सेंटर्स को सुलगाने की पूरी साजिश कैसे रची गई। हाथों में तलवार लहराती औरंगजेब गैंग, डंडों से लैस होकर आए दंगाई, कश्मीर पैटर्न पर पत्थरबाजी करते औरंग के आक्रांता। ये दंगाइयों के वो हथियार हैं जो नागपुर में हिंदुओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए। तलवारें थे, तलवार से तोड़ा है और ईंटें पत्थर और खिड़की की कांच फूटी ऊपर की, खिड़की की कांच फूटी है। वहाँ पे हमारे एमपी का ऑपरेशन होता, वो सोए थे और वहाँ पे सब गाड़ियाँ जमा करके और 8-10 गाड़ियाँ जलाई उन्होंने। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए, शहर जल रहा है, औरंग के आक्रांता तलवारें लहरा रहे हैं। इन्हीं तलवारों से हिंदुओं को टारगेट किया गया, हमले हुए। लेकिन सवाल ये कि ये हथियार कहां से आए, किसने दिए, कितने दिन की प्लानिंग के बाद जमा किए गए। जहां से संघ पूरी दुनिया को सेवा का भाव सिखाता है, संघ के उसी सेंटर पर ये दंगाई लठ का इस्तेमाल हिंदुओं पर अटैक करने के लिए कर रहे थे। हाथ में डंडे इस बात का सबूत है कि औरंग प्रेमियों ने साजिश बहुत पहले कर रखी थी। दंगाइयों की एक टोली पत्थरबाजी में एक्सपर्ट थी, जिसका काम हिंदुओं को टारगेट कर पथराव करना था। पत्थर इन दंगाइयों का हथियार साबित हुआ, जिसकी बानगी इन तस्वीरों में भी है। यानी दंगाइयों को अलग अलग काम की जिम्मेदारी दी गई थी। पहली टोली पत्थरबाजी में एक्सपर्ट, दूसरी टोली तलवारबाजी में ट्रेंड, तीसरी टोली लठबाजी में माहिर, चौथी टोली आगजनी कर रही थी। सवाल उठता है, क्या दंगाइयों को अलग अलग काम बांटे गए थे? क्या पहले से तय था कौन कौन काम करेगा, किसे तलवार लहरानी है और कौन हिंदुओं के दिल पर पत्थर मारेगा? कौन कहता है कि दंगाइयों का कोई चेहरा नहीं होता? हम आपको बता दें कि एक एक दंगाई का चेहरा बेनकाब होगा, ऐसा महाराष्ट्र सरकार कह रही है। सीसीटीवी में कैद सैकड़ों चेहरों की पहचान पूरी हो चुकी है और अब बारी बारी से दंगाइयों से हिसाब बराबर करने की बात भी प्रशासन के द्वारा की जा रही है। किसी के सिर पर गोल टोपी, किसी के गले में शेख स्टाइल रुमाल, किसी के चेहरे पर नकाब। लेकिन सीसीटीवी ने दंगाइयों को फिर भी बेनकाब कर दिया। हर वो चेहरा कैद है जो हिंदुओं पर नफरती पत्थर चला रहा था। पहचान पूरी हुई तो धरपकड़ शुरू हो गई, क्योंकि सरकार का संदेश साफ है, दंगाइयों और अंगियों को बख्शा नहीं जाएगा। ये पुलिस पर हमला करना, पेट्रोल बम फेंकना, पत्थर फेंकना, हथियार से हमला करना, पुलिस के ऊपर हमला करना, ये सोची समझी साजिश है। डिप्टी सीएम के बाद सीएम फडणवीस ने भी संदेश दिया कि दंगाइयों से पूरा हिसाब होगा। इसके बाद तो एक एक दंगाई का चेहरा सामने आने लगा। जरा पुलिस की गिरफ्त में आ चुके इन दंगाइयों का चेहरा देखिए। रात में जो खाकी पर हमला कर रहे थे, हिंदुओं को टारगेट बना रहे थे, वक्त बदलते ही दंगाइयों का हिसाब शुरू हो गया। चेहरे देखते जाइए, गिनती करते जाइए, क्योंकि इस बार नागपुर की जेल इन दंगाइयों से हाउसफुल होने वाली है। दंगाइयों का प्लान इतना सुनियोजित था कि सिर्फ उन्हीं की घर दुकानकारों को निशाना बनाया, जहां सनातन का कोई भी निशान नजर आया, जहां मूर्ति दिखी, जहां स्वास्तिक दिखा, दंगाइयों को वही दुश्मन नजर आया। स्वास्तिक का निशान दिखा तो हमला, गणेश जी की मूर्ति दिखी तो हमला, भगवान भोले की मूर्ति दिखी तो हमला। जहां भी सनातन के सबूत नजर आए, दंगाई भीड़ वहीं टूट पड़ी। पता नहीं इन्हें औरंगजेब से प्यार है या हिंदुओं से नफरत। जरा इस कार को देखिए, नफरत की आग तो लगा ही चुके थे, मन नहीं भरा तो लात डंडों से हमला जारी रहा। नफरती चिंटुओं का यही सच है, यही चेहरा। गाड़ियों पे ही निशान ये देखिए। अगर आप स्वास्तिक के चिन्ह को देखें तो ये स्वास्तिक का चिन्ह है और लोग यही कह रहे हैं कि इस तरह के निशानों को देखा गया, चिन्हित किया गया कि ये गाड़ी किसकी है। ये देखिए, यहाँ भी गाड़ियों में अगर आप देखें तो इसका ये हैंडल ही तोड़ दिया गया है। यानी नफरत की आग में जलते दंगाइयों ने हर सनातनी सबूत को निशाना बनाया। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, जिन घरों दुकानों पर हिंदू चिन्ह मिले, उन पर भी हमला हुआ। ये हिंदू को टारगेट, अपने वाले, ये अपने वाले हैं। ये कौन कह रहा था? ये वही लोग कह रहे थे। यानी जो हमलावर थे वो कह रहे थे कि ये अपने वाले हैं, उनको मत करो।
यानी नफरती भाईजान को जहां हिंदू दुकान दिखी वहीं नफरत का पत्थर मार दिया। स्वास्तिक और हिंदू चिन्ह देख देख कर पहचान की गई। औरंगजेब के आक्रांताओं ने ऐसा लगा कि मुगल काल की याद दिला दी। लेकिन यकीन मानिए, अब इन दंगाइयों की 7 पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा इंसाफ होगा। दंगाइयों का चेहरा जिन्हें अभी तक पहचान में नहीं आया, उन्हें लब्बैक लब्बैक वाले नारे सुनने चाहिए। शायद इन मजहबी नारों के शोर से दंगाई साजिश का अंदाजा हो पाए, क्योंकि इन्हीं लब्बैक लब्बैक के नारों के साथ औरंगजेब का कमबैक कराया गया। हालांकि ये जो औरंगजेब का कमबैक हुआ, ये हिंदू संगठनों के द्वारा कराया गया। औरंगजेब की कब्र को तोड़ने की बात की गई, ये भी हिंदू संगठनों ने मांग उठाई थी। ये वही उन्मादी भीड़ है जिसने हिंदुओं को चुन चुन कर टारगेट किया। अब जरा इनके मजहबी नारे सुनिए। नफरती भाईजान जो मजहबी नारे लगा रहे हैं, उनके मायने सुनेंगे और इनके कारनामे देखेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। लबैक का अर्थ होता है अल्लाह मैं आपकी सेवा में हूँ। लबैक अल्लाहुमा लबैक तलबिया के शुरुआती शब्द हैं। ये अल्लाह के प्रति प्रेम की पुष्टि करने का तरीका है। लेकिन सवाल ये कि नफरती आग लगाने के लिए अल्लाह को क्यों बीच ला रहे हैं? भला अल्लाह क्यों चाहेगा कि किसी इंसान की किसी दूसरे मजहब के प्रति ऐसी नफरत पनपे? दंगाइयों से निपटने के लिए उत्तर प्रदेश मॉडल का जिक्र किया जाता है। वो दंगाई चाहे फिर उत्तर प्रदेश के हो, मध्य प्रदेश के हो या फिर नागपुर का हो। हम आपको बता दें, खौफ का आलम यह है कि दंगे की रात कई बुलडोजर भी जलाए गए। पता है क्यों? पहला तो इस बात का डर था कि दंगे के बाद यही बुलडोजर उनके घरों पर गरजता नजर आएगा, और दूसरे, देश का हर दंगाई और अपराधी योगी मॉडल से खौफ खाता है, नफरत करता है। नागपुर में जब इन दंगाइयों को बुलडोजर दिखा तो 1 मिनट में भी नहीं लगा उसे आग के हवाले करने में। आग में सुलगते नागपुर की ये चंद तस्वीरें हैं। कार जला दी, चलो गुस्सा था। बाइकें जला दी, चलो नफरत थी। घर दुकानों में आग लगा दी, चलो मान लिया औरंगजेब के आक्रांताओं का यही स्टाइल है। लेकिन बुलडोजर में आग, समझ रहे हैं ना? ये ना नफरत है ना गुस्सा, ये खौफ की आग है, दहशत की आग, योगी मॉडल की दहशत। क्योंकि दंगाई जानते थे कल यही बुलडोजर उनके घरों पर दहाड़ रहे होंगे, इसीलिए आग लगा दी। लेकिन सवाल ये, क्या बुलडोजर को आग लगाकर नफरती फौज बच जाएगी? क्या 2 से 4 बुलडोजर जल गए तो पीले पंजे का प्रहार नहीं होगा? भाईजान, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये आपकी दूसरी गलती है। एक गलती तो पहले ही नागपुर को सुलगाकर आप कर चुके हैं। जो हाथ हमारे पुलिसों के ऊपर उठाए, अभी उनको भी हम उनके अब्बा पाकिस्तान का अब्बा यहाँ ध्यान में आएगा। इस तरीके का एक्शन हमारे देवा बहू के सरकार के माध्यम से होगा। बुलडोजर जलाकर योगी मॉडल से बचने का सपना देखते दंगाइयों, सुन लिया ना अंजाम क्या होने वाला है? क्योंकि योगी एक सीएम नहीं, अब एक सोच बन चुके हैं। एक मिसाल, अपराध और दंगाइयों के खिलाफ एक ऐसा गवर्नेंस मॉडल जो किसी को भी बख्शता नहीं है। नागपुर दंगों के पीछे बड़ी साजिश का जिक्र भी लगातार हो रहा है और इसकी कई वजह हैं। उनमें से एक वजह यह है कि दंगे के लिए जो लोकेशन चुनी गई, आरएसएस मुख्यालय के नजदीक है वो लोकेशन। मुख्यमंत्री आवास से चंद किलोमीटर दूर है और दंगाइयों के लिए ऐसा इलाका जहां से गायब होना आसान हो। अब सवाल उठता है, क्या दंगे की लोकेशन ही पहले से चिन्हित थी? क्या मास्टरमाइंड ने पूरी प्लानिंग के साथ नागपुर के महल इलाके को हिंसा के लिए चुना? सवाल इसलिए क्योंकि जहां पर हिंसा हुई वहां से आरएसएस मुख्यालय 1 किलोमीटर दूर है, जबकि घटनास्थल से पुलिस कमिश्नर कार्यालय की दूरी 5 किलोमीटर है। सवाल ये, क्या इतने हाई प्रोफाइल इलाके को जानबूझकर दंगे के लिए चुना गया? क्योंकि विपक्ष का राग तो अलग ही है। तो मुख्यमंत्री जो है, मुख्यमंत्री जी को पूछो किसका हाथ है, क्योंकि आरएसएस का मुख्यालय वहाँ है। अब इनके कार्यकाल में वहाँ डबल इंजन सरकार है ना। यानी आरएसएस मुख्यालय के आसपास दंगा भड़कना सियासी मुद्दा भी बन गया है। संघ का सेंटर ही जब सुरक्षित नहीं तो भला देवा भाऊ जनता की सुरक्षा गारंटी कैसे देंगे? ऐसा उद्धव पूछ रहे हैं। लेकिन सवाल फिर वही, नागपुर का वही इलाका दंगे के लिए किसने चुना, जहां आरएसएस से लेकर सीएम फडणवीस तक का आवास मौजूद है? अब एक गंभीर सवाल भी खड़ा होता है और वो सवाल ये है कि आखिर रातों रात नागपुर कैसे सुलग उठा? आखिर इस साजिश के किरदार कौन है और मास्टरमाइंड कौन है, ये सब जांच का विषय है। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि देश की फिजा बदलने में कुछ बयान जरूर चिंगारी साबित हुए। जैसे चाहे वो अबू आजमी का बयान हो, चाहे हिंदू संगठनों के द्वारा दिए गए बयान हो,
अबू आजमी ने औरंगजेब को इंसाफ पसंद कहा था और ना जाने क्या क्या बताकर विवाद की कब्र से बाहर निकाला था। और दूसरा असदुद्दीन ओवैसी, जिन्होंने भड़काऊ तकरीर दी थी और कहा कि हम डरने वाले नहीं हैं, हम जियालों की औलाद है। और उधर कुछ हिंदू संगठन, कुछ हिंदू नेताओं ने भी इसी तरीके के बयान दिए थे कि कब्र जो है उसको खोद देना चाहिए, औरंगजेब का नामो निशान मिटा देना चाहिए। ये वो बयान है जिन्होंने देश का तापमान धीरे धीरे बढ़ाना शुरू कर दिया है और बात नागपुर तक आ पहुंची। दंगाइयों के चेहरे तो कैमरे पर कैद है, उनका मकसद भी साफ है, हिंदुओं पर अटैक। लेकिन अबुझ पहेली ये है कि साजिश का मास्टरमाइंड कौन है? आखिर किसने रची नागपुर हिंसा की साजिश? जवाब तलाशेंगे तो हिंसा की लपटों के मास्टरमाइंड और किरदार धुंधले नजर आएंगे। तफ्तीश के बाद ही पर्दा हटेगा। लेकिन दंगे से पहले कुछ बयान सुर्खियों में जरूर रहे। पहला बयान सुनिए। मैं एक बात कहूँगा, औरंगजेब के ज़माने में भारतवर्ष जो है सोने की चिड़िया था। हमारी सरहद जो है अफगानिस्तान बर्मा तक बढ़ी हुई थी, सामने समझा आपने। और इसी को देख कर अंग्रेज यहाँ आया था। एक इंसाफ पसंद बादशाह था वो। इसको ज़बरदस्ती के हिंदू मुस्लिम करके नफरत वाला काम नहीं करना। अबू आजमी ने ही औरंगजेब को विवाद की कब्र से बाहर निकाला। चिंगारी भड़की तो अलग अलग मुद्दों से ही सही, ओवैसी ने इसे हवा दी, यानी हैदराबादी भाईजान भी पीछे नहीं रहे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। आपने कई तस्वीर किसी बादशाह के बनाकर जलाए पूरे महाराष्ट्र में, कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो आपको तकलीफ हो गई। तो आपने क्या किया कि कुरान की जो आयतें हैं, जो वर्सेस हैं कुरान के, जो एक कपड़े पर लिखी जाती है, उसको आपने जलाया, क्या एक्शन नहीं लिए। उसके बाद शाम में ये सब चीजें हैं। मैं उसका कंडेम करता हूँ वायलेंस का, मगर इसको टोटल देखिए आप। ओवैसी की इसी तकरीर के बाद झारखंड, बिहार, एमपी में दंगे भड़के थे। तो क्या नागपुर के दंगाइयों को भी भाईजान के ये बयान से बूस्ट मिला? सवाल तो बनता है। सवाल ये भी है कि नागपुर साजिश के किरदार और दंगे के सूरधार कब बेनकाब होंगे? अगली खबर प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ से जुड़ी। महाकुंभ पर सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली स्पीच ही काफी चर्चा में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ हुई। महाकुंभ के सफल आयोजन पर उन्होंने देशवासियों को बधाई दी और बताया कि कैसे महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका पवित्र प्रसाद है। हालांकि सदन में पीएम मोदी के संबोधन के दौरान विपक्ष का हंगामा भी देखने को मिला। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसदों की जो विरोध प्रदर्शन था, उसने भी आज काफी वहां पर हंगामा खड़ा किया। महाकुंभ से अनेक अमृत निकले हैं। एकता का अमृत इसका बहुत पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ में हिंदू एकजुटता पर पीएम मोदी के इसी बयान से विपक्षी नेता परेशान है। पीएम मोदी जातिवाद के जहर को खत्म कर उसे एकता के अमृत में संजो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी हमेशा की तरह शिकायतों के पिटारे से विरोध के द्वंद परोस रहे हैं। महाकुंभ ऐसा आयोजन रहा जिसमें देश के हर क्षेत्र से, हर एक कोने से आए लोग एक हो गए। लोग अहम त्याग कर वयम के भाव से, मैं नहीं हम की भावना से प्रयागराज में जुटे। अब प्रधानमंत्री की महाकुंभ स्पीच पर भी सियासत हो रही है। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के सांसद पीएम के बयान से गायब श्रद्धांजलि पर घमासान मचा चुके हैं। मैं उसको सपोर्ट करना चाह रहा था। कुंभ हमारी एक प्रकार से हमारा ट्रेडिशन है, हिस्ट्री है, कल्चर है। एक कंप्लेंट थी, एक शिकायत थी, श्रद्धांजलि नहीं दी प्रधानमंत्री ने। जो लोग जिनकी मृत्यु हुई थी उनको श्रद्धांजलि नहीं दी। प्रधानमंत्री जी ने एक तरफा बयान दे करके और सदन से एक सेकंड में चले गए। अच्छा होता इस महाकुंभ पर एक बड़ी चर्चा होती। सदन के अंदर बाहर विपक्षी सांसदों के हंगामे के बावजूद पीएम मोदी महाकुंभ के आयोजन पर सीएम योगी की तारीफ करते नहीं थके। उन्होंने साफ कर दिया, उत्तर प्रदेश में जो हुआ और हो रहा है वो हिंदुओं को एक साथ लाने के लिए सबसे बड़ा कदम है।
देश की राजधानी दिल्ली में सत्ता परिवर्तन के साथ नाम बदलने की राजनीति भी खूब चल रही है। पहले बीजेपी के कुछ विधायकों ने अपने अपने इलाकों के नाम बदलने की मांग विधानसभा में रखी थी, तो अब दिल्ली का नाम बदलकर इंद्रप्रस्थ किए जाने का प्रस्ताव भी आया है। मांग विश्व हिंदू परिषद की तरफ से की गई है, लेकिन बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता और विधायक नाम बदलने को लेकर सुर से सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। हालांकि आम आदमी पार्टी नाम से नहीं काम से सरकार चलाने की बात कह रही है। क्योंकि देश में औरंगजेब विवाद के छींटे अब राजधानी दिल्ली पर भी पड़ने लगे हैं। विश्व हिंदू परिषद इस्लामिक आक्रांताओं के खिलाफ आक्रामक है, जिसके बाद दिल्ली की सियासत में नाम बदलने पर मंथन शुरू हो गया। ये मेरी पहली सूची में था कि हमें दिल्ली को इंद्रप्रस्थ बनाना है। भारत जो पुराना भारत था, सो सोने की चिड़िया थी, विश्व गुरु था, लेकिन कुछ आक्रांताओं ने, कुछ पश्चिमी सभ्यताओं ने आकर के जिस तरह से हमारे ग्रंथों की, हमारे विश्वविद्यालयों की, हमारे विद्यालयों को नष्ट किया, अब लोग समझ चुके हैं। मांग बीएचपी की तरफ से की गई। सीएम रेखा गुप्ता और एलजी विनय कुमार सक्सेना से आग्रह किया गया और कहा है कि अब समय आ गया है कि दिल्ली फिर से इंद्रप्रस्थ के गौरव को प्राप्त करे और दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ रखा जाए, ताकि परिवर्तन पूरी दिल्ली में दिखे। इस डिमांड पर बीजेपी की सहमति साफ झलक रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी इसे मुद्दों से डाइवर्ट करने का एजेंडा बता रही है। मुझे लगता है कि जो भी मांग है वो जायज़ है, क्योंकि मुगलों के राज में जो जिस प्रकार दिल्ली, जिस प्रकार हमारे देश में जो नाम चेंज करे गए हिंदू जो भी नाम थे, और मुझे लग रहा है अब सही समय आ चुका है। सनातन की सरकार है देश में, तो होना चाहिए। नाम की राजनीति से ज़्यादा काम की राजनीति महत्व रखती है, और चाहे भाजपा थी, इन्होंने भी चुनावी अपने वादों के अंदर, घोषणा पत्र के अंदर कहीं ये नहीं बोला था, चुनावी घोषणा पत्र के अंदर वादों में क्या बोला था कि 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे, गैस के सिलेंडर फ्री देंगे। बेसाब बड़े बड़े वादे किए थे, उन वादों पे क्या हुआ जनता वो पूछ रही है। उनका जवाब आपके पास है नहीं, तो चलो जी अब थोड़ा माइंड लोगों का डाइवर्ट करो, इस तरफ कर दो। हालांकि देश में औरंगजेब विवाद के बाद जिस तरह से सियासी घटनाक्रम तेजी से बदल रहा है, उससे तो तय है अब दिल्ली को लेकर इंद्रप्रस्थ वाला ऐतिहासिक फैसला लिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कौन होगा बीजेपी का नया प्रदेश अध्यक्ष? अब इस रेस में कई मंत्री और दिग्गज नेता शामिल हैं। माना जा रहा है कि इस महीने के आखिर में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा, जिसके कंधों पर आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की जिम्मेदारी भी होगी। नए प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ नई रणनीति तैयार करेंगे, ताकि 2027 में केंद्रीय नेतृत्व ने जो लक्ष्य रखा है उसे साधा जा सके। ऐसे में नए अध्यक्ष की घोषणा का पूरा दारोमदार केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पर है, जिन्हें चुनाव अधिकारी बनाया गया है। जल्द ही वो लखनऊ आकर चुनाव कार्यक्रम घोषित करेंगे और इसी के साथ उत्तर प्रदेश को नया बीजेपी अध्यक्ष मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, नए अध्यक्ष के चुनाव का पैटर्न क्या होगा? जातीय सामाजिक समीकरण को साधने का फॉर्मूला क्या होगा? क्या अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले को ध्यान में रखकर बीजेपी नए अध्यक्ष के चेहरे पर मोहर लगाएगी, या फिर हिंदुत्व के एजेंडे पर स्वर्ण चेहरे को यूपी की कमान सौंपी जाएगी? क्योंकि जो नाम सामने आए हैं उस पर जातीय और सामाजिक समीकरण फिट बैठता है। बीएल वर्मा जो केंद्रीय राज्य मंत्री है, धर्मपाल सिंह जो पशुपालन मंत्री है, स्वतंत्र देव सिंह जो जल शक्ति मंत्री है, हरीश द्विवेदी जो पूर्व सांसद है और दिनेश शर्मा जो राज्यसभा सांसद है। दरअसल बीजेपी ने संगठनात्मक दृष्टि से प्रदेश को 98 जिलों में बांटा हुआ है। इनमें से करीब 70 जिला अध्यक्ष की घोषणा हो चुकी है, यानी अब पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव कराने के लिए जरूरी शर्त पूरी हो गई है, सिर्फ कुछ फॉर्मेलिटी बाकी है। तो उधर पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी का पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक फॉर्मूला काफी हद तक सफल रहा था। ऐसे में पिछड़े वर्ग के 3 दावेदार रेस में आगे हैं। तो वहीं चर्चा ये भी है कि पार्टी अपने कोर वोटरों को साधने के लिए ब्राह्मण प्रदेश अध्यक्ष भी बना सकती है। लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी मामले में लालू यादव की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं। ईडी ने लालू एंड फैमिली को एक बार फिर पूछताछ के लिए तलब किया है और इसके बाद लालू यादव का पूरा परिवार आज ईडी दफ्तर पहुंचा। ईडी ने लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में लालू यादव और उनके परिवार को समन जारी किया। सभी को अलग अलग दिन पटना ऑफिस में पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मंगलवार को पूर्व सीएम और लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी ईडी दफ्तर पहुंची। राबड़ी देवी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी ईडी दफ्तर आई थी। इस दौरान ईडी दफ्तर के बाहर समर्थकों ने राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आरजेडी ने राबड़ी देवी को बुलाने पर ऐतराज जताया है, साथ ही सरकार और जांच एजेंसियों पर भी निशाना साधा है। अब लगता है कि एजेंसियां विपक्ष को हैरान और परेशान करने के लिए ही इस देश में काम कर रही है, सत्ता प्रतिष्ठान के इशारे पर। लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया था। तेज प्रताप पहली बार ईडी का सामना करेंगे, जबकि लालू यादव को बुधवार को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। इससे पहले 29 जनवरी को भी ईडी ने लालू यादव से 10 घंटों तक पूछताछ की थी।
और पिछले साल 30 जनवरी को तेजस्वी यादव से भी ईडी ने 8 घंटे तक पूछताछ की थी। दरअसल ये मामला पश्चिम मध्य रेलवे के जबलपुर जोन में 2004 से 2009 के बीच ग्रुप डी पदों पर हुई भर्तियों से जुड़ा है। आरोप है कि लालू यादव की रेल मंत्री रहने के दौरान उम्मीदवारों से उनके परिवार या सहयोगियों के नाम पर जमीन हस्तांतरित करवाई गई थी और इसके बदले में उन्हें रेलवे में नौकरियां दी गई। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश का संभल पहले से ही सुर्खियों में है और अब संभल में सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर संग्राम छिड़ गया है। संभल में मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेले को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल हर साल यहां होली के बाद नेजा मेले का आयोजन किया जाता है, लेकिन इस बार पुलिस ने नेजा मेले पर रोक लगा दी है। पुलिस ने नेजा मेले की इजाजत नहीं दी है और जिस जगह पर मेले का आयोजन होता था वहां से भी मेले के नामो निशान को मिटा दिया गया है। पुलिस का कहना है कि गाजी एक लुटेरा था और लुटेरों के नाम पर मेला यूपी को मंजूर नहीं है। वो मेला जिसे सैयद सालार मसूद गाजी की याद में लगाया जाता है, जिसने हमला कर सोमनाथ समेत कई मंदिरों को लूटा था। संभल में 3 दिनों के लिए 2 जगहों पर मेले का आयोजन होता है, लेकिन अब पुलिस ने साफ कर दिया है कि किसी आक्रांता का महिमा मंडन नहीं किया जाएगा। लुटेरे की याद में जिसने इस देश को लूटा था उसकी याद में कोई नेजा मेला आयोजित नहीं होगा। सैयद सालार की क्रूरता को जानने के बाद भी मुस्लिम समाज के लोग इस मेले का आयोजन कराना चाहते हैं। आखिर भाईजान को आक्रांता गाजी से इतनी हमदर्दी क्यों? तो लूटा था तो लुटेरे की याद में बिल्कुल नेजा नहीं गड़ेगा। याद रखिएगा, अगर गड़ा तो राष्ट्रद्रोही हैं आप। अगर इस देश के हैं आप भी कह रहे हैं सोमनाथ को लूटा था, लुटेरी की याद में कैसे आप बना सकते हैं? संभल में जिस जगह मेले का आयोजन होता था, पुलिस ने वहां नेजा गड़ने वाली जगह को परमानेंटली सीमेंट से ढक दिया है। नेजा यानी 40 फीट लंबा खंबा जिस पर काला ध्वज लगाया जाता था, आज उस गड्ढे को सीमेंट से जड़ से मिटा दिया गया है। ये वो जगह थी जहां पर इस नेजा मेले का जो ध्वज है, जो ढाल है, वो गाड़ी जाती थी। पुलिस ने इसको अपनी मौजूदगी में ढक दिया है। जहां पर ये मेले का ध्वज लगाया जाता था, पुलिस ने उसका नामो निशान मिटा दिया है, क्योंकि जिस क्रूर आक्रांता ने भारत को लूटा, मंदिरों को तोड़ा, महिलाओं के साथ बर्बरता की, उनका महिमा मंडन क्यों किया जाता है? जिन महापुरुषों ने देश के लिए, समाज के लिए लड़ाई लड़ा, उन महापुरुषों की चर्चा न विपक्ष के पास समय है न करने को। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के खिलाफ यूपी सरकार का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। संभल की एक मस्जिद और 33 मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी है, क्योंकि यहां नगर पालिका की करीब 6 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा हुआ है। चंदौसी के वारिस नगर में बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद और उसके आसपास बने मकान सरकारी संपत्ति पर बने हुए हैं। यहां अवैध रूप से मस्जिद बनाई गई है। इतना ही नहीं, यहां 33 मकानों का निर्माण भी अवैध तरीके से हुआ है। सवाल ये भी है कि जब ये निर्माण हो रहा था तब प्रशासन कहां था? अब इस अवैध रूप से बनाई गई मस्जिद और मकानों पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी हो रही है। इसके लिए खुद जिला अधिकारी राजेंद्र पेंसिया ने पूरे इलाके का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि जिस जमीन पर मस्जिद बनाई गई है वो नगर पालिका की है। 6.5 बीघा भूमि है यहाँ पे, जो नगर पालिका परिषद की है और किसी ने बिना ओनरशिप के अवैध बैनामे किए थे, जिसमें कुल 34 स्ट्रक्चर बने हुए हैं। पूरा मामला चंदौसी तहसील के वारिस नगर का है। यहाँ बनी रजाए मुस्तफा मस्जिद और उसके आसपास बने मकान सरकारी संपत्ति पर बने हैं। इस दौरान डीएम और एसपी ने अतिक्रमण को लेकर स्थानीय लोगों से बातचीत भी की और मकान के दस्तावेज तैयार रखने को कहा। आप तहसीलदार साहब हैं, आप रहेंगे यहीं पे, आप अपने कागज वगैरह और यामीन है उसको भी बुला लेना, ठीक है ना? देरी आप करोगे तो नुकसान आपको होगा। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच तहसीलदार को सौंपी गई है। जांच के बाद अब अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ढहा दिया जाएगा। जो भी पाया जाएगा, अतिक्रमित जो भी चीज होगी उसको नियमानुसार ध्वस्त किया जाएगा। साफ है, अगर मस्जिद और मकान सरकारी जमीन में अवैध रूप से बने हैं तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। इतना ही नहीं, जिन लोगों ने अतिक्रमण किया है उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा। संभल में मस्जिद और 33 मकान सरकारी जमीन पर बने हैं तो कार्रवाई होना तय है। स्थानीय लोगों को बुलडोजर एक्शन का डर सता रहा है। स्थानीय लोगों का ये भी कहना है कि वो सालों से यहाँ रह रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने लोगों को नोटिस जारी कर दिया है। आज लेखपाल समेत अन्य अधिकारी उसी मोहल्ले में पहुंचे जहां 33 घर अवैध रूप से बनाए गए हैं। अधिकारियों ने लोगों को घरों को लेकर नोटिस जारी किया है और तहसील में आकर सत्यापन करवाने को कहा है। एक ओर जांच में ये जमीन सरकारी यानी नगर पालिका की निकली है, तो वहीं दूसरी ओर स्थानीयों का कहना है कि वो कई सालों से यहाँ रह रहे हैं। ऐसे में ये जमीन सरकारी कैसे हो सकती है? ये गलत मामला है, ये गलत बता रहे हैं। 35 साल से लोग यहाँ रह रहे हैं और जब सबने खरीद के बनाई है अष्टम नदी से। हमारे सुसर ने बेच के यहाँ पर गाँव की जमीन बेच के यहाँ का घर लिया, हमें की पता थी ऐसी बात निकलेगी इसमें।
इस मोहल्ले के लोगों को आपने सुना, लोग कह रहे हैं उनके पास जमीन के बैनामे हैं। इस पर अधिकारियों का क्या कहना है ये भी सुन लीजिए। बैनामा लेकर के आओ, दिखाएं उनके साथ से देखने के बाद में जो भी डिसाइड मामला जो भी हो, अगर ये जमीन सरकारी है तो बुलडोजर एक्शन होना तय है। रामनगरी अयोध्या में एक बार फिर आस्था को चोट पहुंचाने वाली घटना सामने आई है। यहां कुछ अराजक तत्वों ने शनि मंदिर में तोड़फोड़ की है और मंदिर में लगा करीब 14 किलो का घंटा भी चोरी कर फरार हो गए। इतना ही नहीं, अराजक तत्वों ने शनि मंदिर के चबूतरे की टाइल्स को तोड़ दिया। शनि मंदिर में हुई इस तोड़फोड़ की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें पीपल के पेड़ के नीचे बना शनि मंदिर पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिखाई दिया। शनि मंदिर में तोड़फोड़ और चोरी की ये वारदात वजीरगंज इलाके में हुई, जहां पीपल के पेड़ के नीचे बने शनिधाम मंदिर में अराजक तत्वों ने हमला कर दिया और शनि मंदिर में लगी टाइल्स को भी तोड़ दिया। हम लोग 25 साल से हम यहाँ के पुजारी हैं और यहाँ पूजा पाठ करते थे। हम सुबह आए और नहा धो करके इसके बाद में यहाँ पूजा करने के लिए जब देखा तो मंदिर का सब टूटा फूटा है। बताया जा रहा है कि अराजक तत्वों ने न केवल मंदिर में तोड़फोड़ की बल्कि शनि मंदिर में लगा करीब 14 किलो का घंटा भी चोरी कर लिया। इतना ही नहीं, शनि मंदिर में रखा त्रिशूल भी गायब था, जिसे करीब 100 मीटर दूर बरामद किया गया। उत्तर प्रदेश के एटा में माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई है। यहाँ शरारती तत्वों ने शिव मंदिर को निशाना बनाया और मूर्तियों के साथ शिवलिंग को भी खंडित करने की कोशिश की, जिसके खिलाफ हिंदू संगठन अब सड़कों पर उतर गए हैं। विरोध प्रदर्शन की ये तस्वीर एटा से आई है, जहां आरोप है कि कुछ उपद्रवियों ने हिंदू मंदिर पर हमला कर दिया। मंदिर में विराजमान शिवलिंग और नंदी की मूर्ति को खंडित किया, जिससे आहत हिंदू समाज बुलडोजर एक्शन की मांग पर अड़े हैं। बताया गया कि नफरती इरादे से आए कुछ लोगों ने मंदिर में तोड़फोड़ की। शहर में शांति व्यवस्था भंग करने की साजिश हुई, जिसके खिलाफ अब सख्त एक्शन की मांग हो रही है। स्थानीय लोगों के साथ हिंदू संगठन भी सड़कों पर हैं और अज्ञात अराजक तत्व के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। घटना की जानकारी मिलने के बाद एसडीएम के साथ पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन इस तरह मंदिर को निशाना बनाने वालों पर बिना बुलडोजर एक्शन के लोग मानने वाले नहीं हैं और इसी डिमांड के साथ सड़क जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। होली के बाद अब रामनवमी को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस अलर्ट मोड में है। त्योहारों के दौरान अगर किसी भी अपराधी या अराजक तत्व ने उपद्रव करने की कोशिश भी की तो उसे तुरंत इसका अंजाम भुगतना होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पुलिस को धार्मिक आयोजनों पर निगरानी बढ़ाने के आदेश दे दिए हैं। साथ ही पुलिस को धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले सभी लोगों के बारे में खुफिया जानकारी जुटाने के लिए भी कहा गया है। और यूपी पुलिस ये सख्ती होली के बाद अब रामनवमी को लेकर कर रही है, ताकि रामनवमी के दौरान कोई भी अराजक तत्व अराजकता न फैला सके। और इसलिए उत्तर प्रदेश के डीजीपी प्रशांत कुमार ने लखनऊ में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की और पुलिस को रामनवमी पर्व और दूसरे धार्मिक आयोजन पर कड़ी नजर रखने को कहा। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी पुलिस कमिश्नरों, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी और एसपी को निर्देश जारी किए हैं। रामनवमी के दौरान कोई उपद्रव न हो, इसलिए कुख्यात अपराधियों की तलाश की जाए। यूपी पुलिस को जानकारी मिली है कि अपराधी वारदात के बाद छिपने के लिए धार्मिक आयोजनों का सहारा ले रहे हैं, इसलिए पुलिस को धार्मिक आयोजनों में शामिल होने वाले लोगों की लिस्ट तैयार करने को कहा गया है और उन सभी के बारे में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने को कहा गया है। वहीं पुलिस को कार्यक्रमों के आयोजित करने वालों पर नजर रखने को कहा गया है। वहीं उपद्रवियों और अराजक तत्वों की तलाश में हर जिले के खुफिया विभाग और सोशल मीडिया की निगरानी करने वाली टीमों को भी एक्टिव रहने के आदेश जारी किए गए हैं। रामनवमी पर किसी तरह का उपद्रव न हो, इसलिए पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। डीजीपी ने दूसरे राज्यों और जिलों से आने वाले लोगों पर पैनी नजर रखने को कहा है। एसटीएफ को भी सक्रिय किया गया है ताकि कोई भी अपराधी धार्मिक कार्यक्रमों में छिपकर पुलिस से बच न पाए। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ पुलिस का एक्शन जारी है, कभी एनकाउंटर तो कभी बुलडोजर एक्शन। कानपुर में पुलिस ने एक शातिर अपराधी को न सिर्फ जिला बदर किया बल्कि ढोल नगाड़े के साथ उसकी परेड भी निकाली। यूपी के अपराधी ये तस्वीर देख लें और जहन में बिठा लें कि यहाँ अपराध करने का अंजाम क्या होता है। ये यूपी की पुलिस है जो सिर्फ बदमाशों का इलाज ही नहीं करती बल्कि उनकी दहशत ही मिटा देती है। तस्वीरें यूपी के कानपुर की हैं। पुलिस ने यहाँ कुख्यात बदमाश नवील हसन उर्फ नवील गाजी को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अपराधी की दहशत मिटाने के लिए पुलिस ने गाजे बाजे के साथ पूरे इलाके में उसकी परेड कराई। पुलिस ने आरोपी का न सिर्फ जुलूस निकाला बल्कि उसे सख्त लहजे में चेतावनी भी दी। ये गुंडा अपराधी है, इसको 6 माह के लिए जिला बदर किया गया है। जिला बदर की अवधि में ये कानपुर नगर की सीमा के अंदर नहीं रहेगा। इसको
नवील गाजी एक शातिर अपराधी है जिसके खिलाफ नगर में 4 गंभीर मुकदमे दर्ज हैं और पुलिस ने उसके अपराध को देखते हुए गुंडा एक्ट की कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपी के घर से उसका ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला ताकि इसकी दहशतगर्दी पूरी तरह से खत्म हो जाए। जिसको आज इसके निवास से ले जाकर के जिला बदर किया जा रहा है। अगर इस अवधि के दौरान ये कानपुर नगर की सीमा में दिखेगा तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चकेरी पुलिस ने नवीन गाजी को उन मोहल्लों में घुमाया जहां उसकी दहशत थी ताकि स्थानीय लोगों को अपराधी के आतंक से आजादी मिल सके। गुजरात के अहमदाबाद में बंद फ्लैट से करोड़ों का खजाना मिला है। इतना सोना और कैश बरामद हुआ है कि अधिकारी भी देखकर हैरान रह गए। बताया जा रहा है कि 95 किलोग्राम से ज्यादा सोना और कैश इस बंद फ्लैट से जब्त किया गया है। फ्लैट के अंदर सोने के बिस्किट गिनने वाले ये लोग एटीएस और डीआरआई के अफसर हैं, जिन्होंने जानकारी मिलने के बाद अहमदाबाद के पालडी इलाके में छापेमारी की। इस दौरान आविष्कार अपार्टमेंट के इस फ्लैट से करोड़ों के गोल्ड बरामद हुए हैं। पुलिस के मुताबिक सोने की तस्करी करने वाले आरोपी का नाम मेघ शाह है, जो अपने पिता महेंद्र शाह के साथ सोने की तस्करी करता था, जिसके खिलाफ इनपुट मिलने के बाद छापेमारी की गई और बंद फ्लैट के अंदर से करीब 90 करोड़ का सोना और भारी मात्रा में कैश बरामद हुआ है। जानकारी है आरोपी शेयर बाजार, सट्टेबाजी और सोने की तस्करी जैसी गतिविधियों में शामिल है, लेकिन उन्हें अभी तक पकड़ा नहीं जा सका है। हालांकि उसके फ्लैट से सोने के बिस्किट और 60 से 70 लाख कैश को कब्जे में ले लिया गया है। हैरानी तो इस बात की है कि 95 किलोग्राम से ज्यादा सोना और कैश जब्त करने के बाद भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। पुलिस का कहना है कि सोने की तस्करी में शामिल पिता पुत्र के और भी ठिकानों का पता लगाया जा रहा है। जल्द इस गोल्ड कांड में और भी खुलासे हो सकते हैं। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। अगली खबर सीमा हैदर से जुड़ी हुई। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर, जिसने उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति से शादी की थी, सचिन मीणा उसका नाम है। आप देखिए क्या है खबर। ये खुशखबरी ग्रेटर नोएडा के एक अस्पताल से आई। ग्रेटर नोएडा के कृष्णा अस्पताल में सीमा को एडमिट कराया गया था, जहां सीमा हैदर ने सुबह 4 बजे बेटी को जन्म दिया। मां और नवजात दोनों स्वस्थ हैं। सीमा हैदर की नवजात बच्ची का फोटो भी सामने आया है। सीमा के प्रेमी और पति सचिन मीणा की ये पहली संतान है, जबकि सीमा के पहले से 4 बच्चे हैं। पबजी खेलने के दौरान सीमा और सचिन के बीच हुई दोस्ती प्यार में बदल गई थी और अब दोनों मंदिर में शादी करने के बाद ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रह रहे हैं। अगली खबर छत्तीसगढ़ से, जहां गरियाबंद जिले में एक गांव में लगातार हो रही मौतों के बाद हड़कंप मच गया है। यहां हर चौथे दिन एक मौत दस्तक दे देती है और इसकी वजह से लोग यहां डर और दहशत के साए में जीने के लिए मजबूर हैं। और गांव में लगातार हो रही मौतों के पीछे अलग अलग कारण बताए जा रहे हैं। मामला फिंगेश्वर ब्लॉक के फूलजर गांव का है, जहां एक महीने में 8 लोगों की मौत के बाद लोगों में दहशत फैली। हालात ये है कि डर के साए में जी रहे गांव वालों ने इस बार होली पर्व भी मनाया। गांव में एक माह दहशत का माहौल एक माह से चल रहा है। लगातार अभी 19 फरवरी से अभी तक 8 लोगों का मृत्यु हो चुका है। गांव में लगातार हो रही मौतों की वजह से स्थानीय लोग किसी अनहोनी का संकेत मान रहे हैं। इस अनहोनी को टालने के लिए गांव के लोगों ने 2 दिन तक सभी काम बंद रखे और धार्मिक अनुष्ठान किया। महिलाओं ने गांव के तालाब से मंगल कलश भरा और हनुमान मंदिर में कलश स्थापना कर हनुमान चालीसा का पाठ किया। माँ शीतला के साथ साथ बजरंग बली जी का जो हनुमान चालीसा निरंतर लगातार 24 घंटे के लिए यहाँ पाठ किए जा रहे हैं गाँव को। गांव में लगातार हो रही मौतों की जानकारी मिलने के बाद प्रशासन भी हरकत में आया और गांव में स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। डॉक्टरों की टीम गांव में मौत के कारणों की जांच करने के लिए पहुंची और गांव में पूरी निगरानी रखते हुए लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रही है। बच्चों वाला डॉक्टर भी गया है, वहाँ पे मेडिकल स्पेशलिस्ट भी गया है। ऐसे कोई क्रॉनिक या चिकन पॉक्स या कोई एपिडेमिक जैसी स्थिति नहीं है वहाँ पे। मेडिकल टीम की जांच में गांव में किसी महामारी की पुष्टि नहीं हुई है। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें गांव में हालात पर नजर बनाए हुए हैं, लेकिन ग्रामीणों में डर अब भी बरकरार है। उत्तर प्रदेश के संभल में बीमा घोटाले का एक बड़ा मामला सामने आया है। पुलिस ने बीमा कंपनियों के साथ बड़ी धोखाधड़ी का पर्दाफाश किया है। मामले में एक गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से 22 ट्रैक्टर जब्त किए हैं। आरोपियों के पास कई राज्यों की गाड़ियों की फर्जी आरसी भी मौजूद थी। मामला संभल जनपद के बहजोई थाना इलाके का है। आरोपी पहले फाइनेंस कंपनी से लोन लेकर ट्रैक्टर खरीदते, फिर फर्जी दस्तावेज तैयार कर इसे किसी अन्य को बेच देते। इस तरह वे एक ही ट्रैक्टर को कई बार बेचकर मुनाफा कमाते थे। इन लोगों के द्वारा ट्रैक्टरों का फाइनेंस करवा के उनको बिना लोन जमा कराए उनको बेच देना, बिना आरटीओ के ट्रांसफर के उनको बेच देना, ट्रैक्टरों के फर्जी और कूटरचित इन लोगों के द्वारा दस्तावेज बना के लोन कंपनियों को धोखा देने के उद्देश्य से।
खुलासे में चौंकाने वाली बात ये थी कि आरोपियों ने ट्रैक्टरों के फर्जी बीमा तैयार करने के लिए मर चुके लोगों का फर्जी आधार कार्ड तैयार ट्रैक्टरों के फर्जी बीमा करवाते थे। इस गिरोह का नेटवर्क देश के कई राज्यों में फैला हुआ है। आरोपियों से बरामद तमाम फर्जी आरसी और आधार कार्ड साम उड़ीसा, हरियाणा, दिल्ली समेत के कई राज्यों के हैं। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर जांच में जुट गई है। क्या आपने कभी किसी मगरमच्छ पर बुलडोजर एक्शन की बात सुनी है? अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको बताती हूँ। उत्तर प्रदेश के ललितपुर में कुछ ऐसा ही हुआ है। यहाँ एक खेत में फसलों के बीचों बीच करीब 11 फीट लंबा मगरमच्छ देखकर हड़कंप मच गया और इसके बाद बुलडोजर की मदद से इस मगरमच्छ को काबू में किया गया। जरा गौर से ये वीडियो देखिए। खेतों के बीच बोरे और रस्सी से बंधा पड़ा ये मगरमच्छ है जिसे लोग काबू में करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन 11 फीट लंबा मगरमच्छ किसी के काबू में नहीं आ रहा और इसीलिए मगरमच्छ पर हुआ बुलडोजर एक्शन। पहले तो मगरमच्छ को देखते ही लोगों में दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे और फिर उसे एक ट्रॉली में डाला गया। दरअसल लोगों ने मगरमच्छ की सूचना वन विभाग की टीम को दी थी, जिसके बाद टीम ने तुरंत जेसीबी के जरिए मगरमच्छ का रेस्क्यू किया। जानकारी के मुताबिक गांव की एक नहर से निकलकर मगरमच्छ खेतों में आया था। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक अजीबोगरीब वाकया सामने आया। देखिए क्या है ये पूरा मामला। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि क्रेन की मदद से ऊंची बिल्डिंग से सांड को उतारने की कोशिश की जा रही है। पूरा मामला हापुड़ के शिवपुरी मोहल्ले का है, जहां एक सांड सीढ़ियों के रास्ते छत पर पहुंच गया। सांड के छत में पहुंचते ही आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद पूरी घटना की सूचना नगर पालिका टीम को दी गई और फिर नगर पालिका की टीम क्रेन लेकर मौके पर पहुंची, जिसके बाद रस्सी के सहारे क्रेन की मदद से सांड को छत से नीचे उतारा गया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि इतनी ऊंची बिल्डिंग से सांड को रस्सी से बांधकर नीचे उतारा जा रहा है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आखिर इतनी ऊंची बिल्डिंग में आवारा सांड कैसे घुस गया। फिलहाल सांड का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित बचा लिया गया है। उत्तर प्रदेश में कानपुर में बंदरों ने क्या हंगामा मचाया, हमारी रिपोर्ट देखिए। सीसीटीवी में कैद इस तस्वीर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बंदर कितने खूंखार हो चुके हैं। पहले झुंड में आए बंदरों ने घर पर हमला बोला, फिर वहां मौजूद एक बच्चे को डराने लगे। जब बच्चा डरकर भागने लगा तो उसके पैर पकड़कर खींचने लगे और घर के दरवाजों पर ही अटैक कर दिया। इस झुंड में करीब 8 से 10 बंदर शामिल हैं। कुछ मेन गेट पर लटके हैं तो कुछ कैंपस में तांडव मचा रहे हैं, जिससे डरकर बच्चे ने खुद को गार्ड रूम में कैद कर लिया। लेकिन हैरानी इस बात की है, खूंखार बंदर गेट तोड़ने की भी कोशिश कर रहे हैं। बताया गया कि सोसाइटी में आए दिन बंदर उत्पात मचाते हैं, लोगों पर हमला करते हैं, जिसकी वजह से घर से निकलना मुश्किल हो चुका है। बावजूद इसके कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। वहीं सोशल मीडिया पर बंदरों के अटैक की तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों से सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। अगर आप मध्य प्रदेश के इंदौर में रहते हैं तो फिर आपको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ चोर बुरके में चोरी कर रहे हैं। इंदौर के पलासिया थाना में बुरका पहनकर 2 बदमाशों ने एक घर से 1 करोड़ रुपए चुरा लिए। शातिर बदमाशों की करतूत घर में लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए। शातिर बदमाश बुरके में आते हैं और लिफ्ट में घुस जाते हैं। इतना ही नहीं, बदमाश खुद का पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी में स्प्रे भी करते दिखाई देते हैं। बदमाशों ने घर की चाबी से ताला खोलकर कुछ ही मिनटों में घर से नकदी और ज्वेलरी उड़ा ली। जानकारी के मुताबिक कुल 1 करोड़ की चोरी हुई है। तस्वीरें साफ देखा जा सकता है, चोरों के हाथों में 2 बैग हैं जो इन्होंने घर से चुराए थे। पूरा मामला इंदौर के पलासिया थाना क्षेत्र का है। बताया गया कि जिस घर को बदमाशों ने निशाना बनाया, उस घर की महिला कुछ पहले ही घर को लॉक कर बच्चों को लेने स्कूल गई होती है। यानी साफ है कि बदमाश कई दिनों से घर की रेकी कर रहे थे और मौका पाते ही उन्होंने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया। उत्तर प्रदेश के अमेठी से लपटों के तांडव की तस्वीरें हमें मिली हैं, जहां पल भर में 10 से 15 घर जलने लगे। अग्निकांड की ये तस्वीरें बेहद भीषण हैं और डराने वाली भी। चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग आग पर काबू पाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं और आग की लपटें आसमान छू रही है। बताया गया कि पहले एक घर में आग लगी थी, लेकिन देखते ही देखते आग ने पूरी बस्ती को अपनी आगोश में ले लिया। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रामीण इलाका होने की वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ी वक्त पर नहीं पहुंच पाई, जिससे भारी नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि इस अग्निकांड में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।
स्थानीय लोगों के मुताबिक घर में रखे कीमती सामान में जल गए। महीनों का राशन जलकर राख हो गया। अब तो कई परिवारों पर खाने का संकट मंडरा है। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची, जो आग लगने की वजह का पता लगा रही है और ग्रामीणों को मदद का भरोसा दे रही है।